वेलकम टू द स्टोरी स्पॉट। आज आप सुन रहे हैं सुधा आदेश की कहानी फैसला। तो आइए स्टार्ट करते हैं। शीशे जैसे नाजुक दिल पर व्यंग बाणों के पत्थर बरसेंगे तो किरचे उड़ेंगी ही। किरचे जख्मों को जख्म जन्म ना दें, ऐसा संभव ही नहीं है। समय अंतराल के पश्चात जख्म नासूर में परिवर्तन होने लगे तो उसमें किसका दोष, समय का या मानव का? माँ की कोख से जन्म लेने वाला उसके दिल का ही टुकड़ा यदि नासूर का कारण बन जाए या सब कुछ जानते बूझते भी अनजान बने रहने का स्वांग करे तो ऐसे रिश्ते को हादसा ही कहेंगे। ऐसा ही एक हादसा कमलेश्वर बाबू के साथ हुआ। जीवन के 36 वर्ष उन्होंने अपनी पत्नी कमला और अपने तीनों बच्चों की पेट काटकर निज इच्छाओं का दमन कर परवरिश की, उच्च संस्कार दिए, पढ़ने के लिए प्रत्येक सुख सुविधा उपलब्ध कराई, यही सोचकर कि वृद्धावस्था आराम से कटेगी, वरन ये भी कि अपना कर्तव्य समझकर। बच्चों को सुरक्षित भविष्य प्रदान कर वे असीम आनंद का अनुभव किया करते। लोग गाड़ी बंगला नौकर चाकर देखकर उनसे ईर्ष्या करते। साधारण परिवार में जन्म लेकर अपने परिश्रम लगन के बलबूते पर उच्च पदासीन होने के पश्चात भी उनमें ना तो अहंकार का जड़ जमा और ना ही किसी आडंबर को स्थान मिला। कोई भी मातहत, सगा संबंधी, मित्र, पड़ोसी या दूरस्थ परिचित ही क्यों ना हो, आवश्यकता पड़ने पर उनके पास आता तो अपने व्यस्त समय में से भी कुछ पल निकालकर उनकी बातें धैर्यपूर्वक सुनते, यथासंभव समस्या का हल सुझाते। आवश्यकता पड़ती तो हर संभव यथाशक्ति उसकी तन मन धन से सहायता करने का प्रयत्न करते। उन्हें समाज में एक सम्मानीय स्थान प्राप्त था। अपनी व्यवस्था तथा सदाशयता, परोपकार एवं कर्तव्य निष्ठा की भावना के कारण वह घर से, बच्चों से विमुख हो चले गए। पत्नी के प्रति, बच्चों के प्रति भी उनके कुछ कर्तव्य हैं, उन्हें भी उनके साथ एवं प्यार की आवश्यकता है, शायद भूल गए। वास्तव में आर्थिक रूप से सबकी इच्छाओं आकांक्षाओं की पूर्ति करके वे अपने कर्तव्यों की इतिश्री समझने लगे थे। दूसरों से अतिशय प्रशंसा प्राप्त कर स्वयं को घर एवं बाहर दोनों क्षेत्रों में सफल जानकर गर्वोन्मुक्त भी हो उठते। जब तक पद था, रुतबा था, तब तक सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा। समय पंख लगाकर उड़ता रहा। जिस दिन पद मुक्त होकर घर आए तो अजीब सा महसूस कर रहे थे। तन मन से शिथिल, भार मुक्त, अत्यंत थके थके। फिर यह सोचकर मन को साधना दी कि अब जी भरकर अपने एकमात्र पोते से बातें करेंगे, खेलेंगे, जगह जगह घूमेंगे, उन स्वप्नों को पूरा करेंगे जो व्यवस्था के कारण अधूरे रह गए। विशेष रूप से अपनी पत्नी कमला, जिनकी उससे हमेशा शिकायत रहती थी कि उसके लिए उनके पास समय ही नहीं है। दिन रात उसके साथ रहकर सारे गिले शिकवे दूर करने का प्रयास करेंगे। उन्हें ऑफिस से जल्दी आया देखकर उनके 3 वर्षीय पोते पुनीत ने कहा, दादाजी आज तो आप जल्दी ऑफिस से आ गए, क्या फिर जाएंगे? उनकी बाल सुलभ मुस्कान और बातों पर ध्यान गया तो पाया कि उनका बाल गोपाल तो महाभारत में वर्णित चंचल चपल कृष्ण कन्हैया से भी ज़्यादा सुंदर है। अनायास ही उसे गोद में उठाकर बोल उठे, हाँ बेटा, तेरे साथ खेल नहीं पाता, इसलिए आज ऑफिस को सदा के लिए टाटा करके चला आया। लीजिए, गर्मा गर्म समोसे खाइए, विशेष तौर पर आपके लिए ही बनाए हैं, यह सोचकर कि आज तो आपके पास समय होगा ही। समोसे की प्लेट हाथ में पकड़ाते हुए कमला ने कहा, हाँ अब तो समय ही समय है। दीर्घ श्वास खींचते हुए कमलेश्वर प्रसाद ने कहा, क्यों मन छोटा करते हो, जिंदगी भर खूब काम किया है, अब तो आराम करो। कमला देवी ने उनको दिलासा देते हुए कहा, तुम ठीक कहती हो, बहुत दिनों बाद स्वाद लेकर खा पा रहा हूँ। लो एक और खाओ, तुम खाओ, मैं चाय लेकर आती हूँ। तुम कहाँ चल दी, आज तो मेरे साथ बैठकर खाओ, हाथ पकड़ते हुए कमलेश्वर ने कहा। क्या कह रहे हो? इतने वर्षों पश्चात वही स्वर, वही अंदाज, क्या हो गया आपको? आश्चर्य भरे स्वर में कमला ने कहा,
हाँ कमला, तुम सच ही कह रही थी। सच्चे सुख को त्याग कर मैं पता नहीं इतने समय कहाँ पर खोया हुआ था। आंखों में छाई उदासी को परे कर वह मुस्कुरा उठे। फिर भी उनके स्वर की निराशा कमला से छिप नहीं पाई। कमला कुछ कह पाती उससे पूर्व ही अंदर से बहू का स्वर सुनाई पड़ा, जो अनिल से कह रही थी, लगता है रिटायरमेंट के पश्चात पिताजी फिर से जवान हो गए हैं। माँ के चेहरे पर भी गुलाबी आवाज़ छलकने लगी है। बहू बेटे की बात सुनकर वे दोनों संकुचित हो उठे। उन्हें जरा भी आवाज़ नहीं था कि अंदर वे दोनों उनकी बातें सुन रहे हैं। बात संभाली कमला ने बोली, आओ अनिल, अनुपमा, तुम दोनों कब आए? पता ही नहीं चला। मैंने समोसे बनाए हैं, तुम दोनों भी आ जाओ। देखो पुनीत कितने चाव से खा रहा है, उसके लिए अलग से बिना मिर्च के समोसे बना दिए। मम्मा, अपने दोस्त अभय की प्रमोशन की पार्टी में जाना है, इसलिए जल्दी आ गए। आप दोनों बातें कर रहे थे, इसलिए आपको डिस्टर्ब नहीं किया, अनिल बाहर आते बोला। लो बेटा समोसा लो, कमला ने प्लेट उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। नहीं मम्मा, पार्टी में जाना है, अभी खा लिया तो वहाँ नहीं खाया जाएगा, अनिल ने उत्तर दिया। थोड़ा सा ले लो बेटा, तुम्हारी माँ ने बड़े चाव से बनाए हैं, थोड़ा चख तो लो, कमलेश्वर ने अनिल और अनुपमा की ओर देखते हुए कहा। मन के अज्ञात कोने में एक चाहत उठी कि अनिल उनके पास थोड़ी देर बैठे तथा पूछे, पापा अब आपका क्या करने का इरादा है? सॉरी पापा, आजकल मैं डाइटिंग पर हूँ, आवाज़ अनुपमा की थी। वह कुछ कहते इससे पहले ही दोनों कमरे से बाहर जा चुके थे। जाने दो उन्हें, मैं तो हूँ तुम्हारा साथ देने वाली, कमला उनके मन की बात जानकर बोली। कमला, ये मेरे बच्चे हैं जिन्हें मैंने उंगली पकड़कर चलना सिखाया, बीमारी में रात दिन सेवा की, जिनके लिए घोड़ा बना। आज जब मैं चूक गया, थक गया हूँ, तब मेरे बच्चों के पास इतना भी वक्त नहीं है कि मेरे पास थोड़ी देर बैठकर मेरे थके तन मन को दिलासा दे सके। कमला क्या कहती, वह तो मूक दृष्टा थी। उसने उन्हें भी रेस के घोड़े की तरह भागते देखा और अब संतानें भी वही कर रही है। वही पहले पति परमेश्वर तथा बच्चों के साथ समझौता किए जा रही है। उसकी इच्छाएं आकांक्षाएं तो कब कर्तव्यों की बलिवेदी पर बलिदान हो गई, उसे स्वयं ही याद नहीं रहा। अम्मा, आज पार घुमाने नहीं ले जाओगी? बाबा, आज आप भी हमारे साथ चलो। उनकी मानसिक स्थिति से अनभिज्ञ पुनीत बाल सुलभ चपलता के साथ बोला। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, आज हमारे साथ तुम्हारे बाबा जी भी चलेंगे। उसको गोद में उठाकर कमला उनकी ओर देखती हुई बोली, चलो थोड़ा घूम आए, मन बहल जाएगा। पुनीत एवं कमला का मन रखने के लिए पार्क में घूमने तो चले गए, किंतु अनिल और अनुपमा द्वारा अवज्ञा की अवहेलना के दंश से उत्पन्न पहली किरच उनके मन मस्तिष्क को लुहुलुहान कर रही थी। उसके बाद तो दिन रात न जाने अनजाने कितनी ही किरचें उनके हृदय को छलनी करती चली गईं। उन्हें आश्चर्य था तो कमला पर, जो न जाने किस मिट्टी की बनी हुई थी, उस पर किसी भी बात का कुछ असर नहीं होता था। रात दिन अब भी 24 घंटे होते थे और पहले भी होते थे। कार्य में व्यवस्था के कारण पहले समय का पता नहीं चलता था, अब वही समय काटे नहीं कटता। अनिल और अनुपमा दोनों नौकरी करते थे। 3 वर्षीय पुनीत दादी की माँ की बाहों में अपनी माँ के आंचल की छाँव खोजता। आँख खुलते ही दादी माँ की गुहार लग जाती और कमला बिना खींचे बिना चिल्लाए उसकी एक एक मांग को धैर्यपूर्वक पूरा करती। यह वही कमला है जो आज से 30 वर्ष पूर्व अनिल जब भी कोई मांग करता या शरारत करता तो तुरंत उनकी गोदी में एक कहकर डाल देती थी कि मुझसे नहीं सहे जाते तुम्हारे लाडले के चोचले, तुम ही संभालो इसे। 2 वर्ष पश्चात ही नीलिमा के आगमन का समाचार पाकर वह एकदम से उदास हो उठी। पहले का लालन पालन तो ठीक से कर नहीं पा रही हूँ, अब इसे कैसे संभाल पाऊंगी? मैं इतनी जल्दी दूसरा बच्चा नहीं चाहती। जब नीलिमा के पश्चात परिवार नियोजन के तरीके अपनाने के पश्चात भी पता नहीं कैसे नुपुर ने अपने आगमन की सूचना दी तो वह एकदम परकटे पंछी की भांति मायूस हो गई। उसके सारे स्वप्न, कुछ करने की इच्छा छिन्न भिन्न हो गई। परिस्थितियों के अनुरूप कमला ने स्वयं को ढाल लिया, फिर भी अतृप्ति की झलक कभी कभी उसके कार्यों में दिख ही जाती थी। लेकिन
उनके पुरुषोचित अहंकार ने कभी कमला के मन को चीत्कार करती आत्मा को समझाने का प्रयत्न नहीं किया। अपने बार बार होते स्थानांतरण के कारण बच्चों की परवरिश के लिए कमला को इलाहाबाद में ही रहना पड़ा। वह अकेली ही घर बाहर की समस्याओं से जूझती रही। जब वह जाता शिकायतों का पुलिंदा खुल जाता, पर धीरे धीरे शिकायतें भी समाप्त हो गईं। आज जब उसको पुनीत का समस्त कार्य एवं रसोई की जिम्मेदारी संभालते देखा तो पता नहीं क्यों झुंझला उठे। पुनीत के कारण वह उनको भी समय नहीं दे पा रही थी। ये क्या झंझट पाल लिया है तुमने? अपने बच्चों का तो एक एक काम तुम बिना झुंझलाए नहीं करती थी। माँ का काम क्या बच्चे पैदा करना ही है? ऑफिस जाने से पूर्व अनुपमा क्यों नहीं पुनीत का सारा काम करके जाती? एक दिन झुंझलाकर कमलेश्वर ने कहा। जब तुम व्यस्त थे तब मैंने इसी में अपना मन लगा लिया। अब मुझे अच्छा भी लगने लगा है, लेकिन अब तब मैं हूँ, तुमसे बातें करना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ घूमना चाहता हूँ, तुम्हारे पास समय ही नहीं है। चाहती तो मैं भी हूँ, लेकिन अब इस उम्र में कोई हमें घूमते या ऐसे बैठे बतियाते देखेगा तो क्या सोचेगा? तुम भी किन दिनों की बात ले बैठी? आखिर हम पति पत्नी हैं, शाम को पिक्चर देखने चलेंगे। कपूर कह रहा था केसरी अच्छी साफ सुथरी फिल्म है, पूछ लेना बेटे से। मेरे लिए तो उसके पास समय ही नहीं है। यदि वे चलते हैं तो ठीक है, वरना पुनीत को वे संभाल लेंगे। कई मित्रों से मिलने जाना हो, जब भी फ़ोन पर बातें होती हैं तो कहते हैं कभी आओ ना यार, रिटायर हो गए हो, तुमने तो स्वयं को घर में ही कैद कर लिया है। पर इस बार अकेले नहीं, भाभी जी को लेकर आना, वे लोग हर शनिवार मिलते रहते हैं। शाम को अनिल एवं अनुपमा को पिक्चर चलने के लिए कहा तो वे बोले, मम्मा मिसेज एंड मिस्टर शर्मा अपने विवाह की वर्षगांठ की पार्टी दे रहे हैं, अंततः जाना आवश्यक है। आप कल पिक्चर चले जाना, नहीं तो पुनीत को कौन संभालेगा। पीछे से फुसफुसाहट सुनाई पड़ी। इस उम्र में सिनेमा देखने का शौक चल रहा है। खून उबल पड़ा था कमलेश्वर का, किंतु ऐसी उजड़ संतान के मुंह क्या लगना सोचकर चुप लगा गए। सुबह से शाम तक कमला ही चौके चूल्हे में लगी रहती है। ऑफिस जाने के लिए तैयार होना है, अतः अनुपमा नाश्ता बनाने में मदद नहीं कर पाती। शाम को उनका अक्सर ही कहीं बाहर जाने का कार्यक्रम रहता है। उनके लिए घर न रहकर गेस्ट हाउस था। वे गेस्ट हाउस के रूप में रह रहे थे और काम करने के लिए वो बच्चों को संभालने के लिए आया रूपी माँ थी। विरोध करने पर कमला कहती, क्यों परेशान हो रहे हो? पोते के लिए ही तो कर रही हूँ। कहा भी तो है, मूल से सूर ज़्यादा प्यारा होता है। रात्रि में भी पुनीत जब तंग करता तो उन्हें दे जाते, मम्मा तुम ही संभालो, तुम्हारे इस लाड़ प्यार ने इसे जिद्दी बना दिया है। सोने में देर हो गई तो सुबह उठने में और ऑफिस जाने में देर हो जाएगी। वह क्या कहती? पानी का पंप चलाने के लिए उन्हें उनसे भी जल्दी उठना पड़ता था। यदि पानी नहीं भर पाए तो पानी की सप्लाई बंद होने के कारण दैनिक कार्य करने भी असंभव हो जाते हैं। पुनीत आते ही कहता, दादी माँ उस लाल परी की कहानी सुनाओ जो सुंदर राजकुमार को उसके माता पिता से छीनकर अपने महल में कैद कर लेती है। नन्हा पुनीत अनेकों बार सुनी कहानी को सुनते सुनते उनकी ममुत्त की चांदी में बेखौफ सो जाता। एक दिन अनिल आकर बोला, मम्मा कल मेरा मित्र निखिल अमेरिका से आ रहा है, उसको खाने पर बुला रहा हूँ। अनुपमा ऑफिस से छुट्टी लेकर आपकी मदद करवा देगी, परंतु आपके हाथ के खाने में जो स्वाद है किसी अन्य के बनाए खाने में कहा। मैं खोआ लेकर आया हूँ, प्लीज़ माँ गुलाब जामुन बना देना और अनुपमा को भी सिखा देना। बेटे के बुखार बिंद से अपने बनाए खाने की प्रशंसा सुनकर कमला गदगद हो उठी, किंतु कमलेश्वर झुंझलाकर बोलो, जब काम है तो अच्छी माँ, प्यारी माँ, वरना मुड़कर भी नहीं देखेंगे। महीने भर से तुम्हें खांसी हो रही है, क्या किसी ने पूछा कि माँ तुम खांसी की कोई दवा ले रही हो या तुमने किसी को दिखाया? क्यों खून जला रहे हो? ज़्यादा सोचोगे तो कोई बीमारी पाल बैठोगे। यह क्यों नहीं सोच लेते कि अब हमें इन्हीं के साथ ऐसी स्थिति में रहना है, समझौता करना ही पड़ेगा, कहीं और नहीं जा सकते। एक ही तो बेटा है, एक बेटी इंग्लैंड में, दूसरी कनाडा में। संतोष है तो बस इतना कि वे दोनों ही अपने पति और बच्चों के साथ सुखी एवं संतुष्ट जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ना जाने कितने दिन और बाकी है जीवन के अंतिम पहर में यदि हम किसी के लिए उपयोगी बन सके तो यह हमारी उपलब्धि होगी, ना कि हार। बुढ़ापे में उनसे ज़्यादा हम
बुढ़ापे में उनसे ज़्यादा हमें उनकी आवश्यकता है। यही तो तुम्हारी भूल है, कमजोरी है, इसी का फ़ायदा दोनों उठा रहे हैं, कमलेश्वर ने तिक्त स्वर में कहा। दूसरे दिन का डिनर अच्छा रहा। निखिल भी खाने की प्रशंसा करते थक नहीं रहा था, किंतु इस प्रशंसा की असली हकदार बनी अनुपमा। रसोई में लगी रही कमला और वाक्पटु उतारने से मन मोह लिया अनुपमा ने। जब मित्र चला गया तो अनिल मध्यम स्वर में बोला था, पापा, सूप को आवाज़ करते हुए पीना आज की सोसाइटी में असभ्य माना जाता है। उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना अनिल अपने कमरे में चला गया। एक और किरिच उड़कर उनके हृदय को लूलुहान कर गई। अनगिनत पार्टियों में वे मंत्रियों एवं बड़े बड़े अधिकारियों के साथ सम्मिलित हुए, लेकिन कभी किसी ने उनका यह कहकर उपहास नहीं उड़ाया था। यह सच है कि चाय या सूप पीते समय सू की आवाज़ अनजाने अनचाहे मुंह से निकल ही जाती है। कई बार स्वयं उनको आभास हुआ, रोकने का प्रयास करते, किंतु जहाँ विचारों के खंडहरों में मन उलझा, अनायास ही आवाज़ हटीले बच्चे की तरह आकर अभिजात्य जीवन शैली के आडंबर युक्त व्यवहार को नकार जाती है। और अब तो 5-6 महीने से अपना अस्तित्व ही भुला बैठे हैं। पुनीत के कारण कमला कहीं नहीं निकल पाती। अब इस उम्र में पोते को गोद में उठाकर चल भी नहीं सकते। अकेले जाते तो लोगों के व्यंग्यबाणों का सामना करना पड़ता। कहाँ छोड़ आए भाभी जी को, कम से कम अब तो साथ लेकर घूमो, आदि इत्यादि। सामाजिक जीवन से लगभग कट चुके थे। शादी विवाह मुंडन समारोह में जहाँ जाना हो अति आवश्यक होता वहीं जा पाते। कमला कहती, तुम्हें तो पहले पढ़ने का शौक था, कहते थे समय मिला तो दिव्यांगों पर एक पुस्तक लिखूंगा। पुस्तकालय से जाकर कुछ जानकारियाँ भी प्राप्त की थी, उस पर कार्य क्यों नहीं करते? समय भी कट जाएगा और मन भी नहीं भटकेगा। सुबह शाम की शांति के लिए गायत्री मंत्र का जाप ही कर लिया करो, या फिर गार्डनिंग का पुराना शौक अपना लो। किंतु उनका तन और मन एकदम से खाली हो गया, एकदम विचार शून्य, खोखला। एकाग्रचित होने का प्रयत्न भी करते तो मन निरर्थक भटकने लगता, अपने उन स्वर्णिम दिनों के आसपास जहां लोग उनके आदेश की प्रतीक्षा में खड़े रहते। उनके मित्र रामेश्वर खन्ना ने रिटायरमेंट के पश्चात ही उनसे अपनी फैक्ट्री में ज्वाइन कर उसे संभालने का आग्रह किया था, किंतु वे आराम करना चाहते थे। बेटे, बहू, पत्नी एवं पोते के साथ जीवन का अंतिम प्रहर बिताना चाहते थे, अतः मना कर दिया था। किंतु अब उन्हें लगने लगा था कि उनका वह निर्णय गलत था। आज के युग में आपसी प्रेम संबंध, चाहे पुत्र पुत्री ही क्यों न हो, आर्थिक स्वावलंबन पर ही टिके है, कुर्सी की ही पूछ है। यद्यपि पैसों की कमी अब भी न थी, किंतु रुतबा तो न था। तन से भी अधिक वे भावनात्मक रूप से अव्यवस्थित एवं असंयमित होते जा रहे थे। दिन यूं ही गुजर रहे थे। दिसंबर का सर्द दिन था। कमलेश्वर बैंक, अनिल एवं अनुपमा ऑफिस जा रहे थे। कमला को पिछले 2 दिन से ज्वर ने जकड़ रखा था। अकेले रह गए पुनीत ने उछल कूद आरंभ कर दी। कमला ने उसे समझाते कहा, बेटा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, शोर मत करो, मुझे आराम करने दो। दादी माँ, आप झूठ बोल रहे हो, सब मुझे अकेला छोड़कर चले जाते हैं, बाबा भी चले गए। मुझे चॉकलेट दिलाकर लाओ, नहीं तो मैं सारे खिलौने बाहर फेंक दूंगा। सदैव उसकी आज्ञा पालन करने वाले पुनीत ने चिल्लाकर कहा, ठीक है, तुम सारे खिलौने वापस लाकर रखो, मैं तुम्हें चॉकलेट दिलवाकर लाती हूँ। पुनीत को अपनी बात पर अमल न करते देख कमजोरी की हालत में भी कमला पलंग से उठते हुए बोली, हम नहीं रखेंगे, पहले हमें चॉकलेट दिलवाओ, वरना हम समझेंगे कि आप भी हमें प्यार नहीं करती हो। वह चिल्लाते हुए बोला। इस बार वास्तव में झुंझला उठी थी कमला। बुढ़ापे में भी चैन नहीं है, ना कोई देखभाल करने वाला है। क्या लोग इसीलिए बच्चों की कामना करते हैं? 9 महीने गर्भ में रखकर, खून से सींचकर, दर्द सहकर, स्वयं गीले में सोकर पालते पोसते हैं इस दिन के लिए। दुख और क्षोभ से वह चिल्ला उठी, पुनीत, यदि तुम मेरा कहना नहीं मानोगे तो मैं भी तुम्हारी कोई बात नहीं मानूंगी। चलो उठाओ खिलौने। पहली बार दादी से डांट खाकर मासूम नाजुक पुनीत रो पड़ा। अनायास ही अपनी बेबसी पर उन्हें भी रोना आ गया। दूसरों के अपराध की सजा इस मासूम को क्यों? जिस बच्चे को माँ बाप के प्यार का सहारा नसीब न हुआ, उदंड तो बनेगा ही। उसे भी प्यार के आंचल में संरक्षण देंगी, उसकी कोमल भावनाओं को पत्थर नहीं बनने देंगी। फूल से कोमल मुखड़े को आंसुओं से तरबतर देखकर वह भाव बेहल हो उठी। शिथिल कदमों से चलकर उसे गले लगाया, फिर आंचल से उसके आंसुओं को पोंछकर बोली, रो मत बेटा, चल तुझे चॉकलेट दिलाती हूँ।
फ्रिज के ऊपर रखा पर्स उठाकर पैरों में चप्पल डालकर सोचकर यूं ही चल दी कि पास के नुक्कड़ पर ही तो दुकान है। एकाएक अपनी मांग पूरी होता देख बेहद खुश हो उठा था पुनीत। वह उनकी उंगली पकड़कर लगभग खींचे ले जा रहा था। बाहर की ठंडी हवाएं कनपटियों को भेदती जा रही थीं। ना जाने कैसे तभी एक स्कूटर पास से धक्का मारते निकल गया। कमला गिरी, साथ में पुनीत भी। पुनीत का सिर पास में पड़े बड़े पत्थर से जा टकराया। कमला के पैर से भी कुछ खून बहने लगा। कुछ कमजोरी, कुछ चोट के प्रभाव से उठने में स्वयं को असमर्थ पा रही थी। तभी अचानक कार्यवश अनुपमा घर आई। पुनीत को गिरा देखकर वह तुरंत चिल्ला उठी, क्या हुआ मेरे बेटे को? अम्मा जी, आप तो बुजुर्ग हैं, एक बच्चे को भी नहीं संभाल सकती। उसके पैर से बहते खून को अनदेखा करते हुए उसने अपनी स्कूटी छोड़ ऑटो से पुनीत को अस्पताल ले गई। आस पड़ोस के लोग कमला को उठाकर घर ले गए। घाव ज़्यादा नहीं था, अतः उनमें से ही एक ने ड्रेसिंग भी कर दी। उसकी हालत देखकर पड़ोसन शीला वर्मा बोल उठी, बहन जी, आपकी सहनशीलता भी हद है, गजब की है। आपकी बहू जिसे सास का जख्म दिखाई नहीं दिया बेटा जिसके कहीं खून नहीं निकला, उसको उठाकर अस्पताल दौड़ पड़ी। बहन जी, गुम चोट वह भी सिर की जानलेवा हो सकती है। बहू समझदार है, तभी उसको तुरंत अस्पताल ले गई है। कमला ने उनकी बात काटी। बेटा बहू चाहे जैसे भी हो, अगर वह स्वयं ही बाहर वालों की बातों का समर्थन कर उनको दोषी ठहराएगी तो बाहर वालों के मुंह तो और भी खुलते जाएंगे। उन्हें तो दूसरों के घरों में ताका झाकी कर टीका टप्पड़ी करने में ऐसे अफसरों की सदा ही तलाशी रहती है। अतः उसने शीला को टोककर उसका मुंह बंद करने की चेष्टा की। कमलेश्वर को आते देखकर शीला वर्मा चली गई। घटना एवं बहू के व्यवहार को सुनकर वे सन्न रह गए। कमला, मैं अब और नहीं सहन कर सकता। इतना गुजरा नहीं हूँ कि अपने पत्नी की मान सम्मान की रक्षा भी न कर पाऊँ। आज भी रामेश्वर खन्ना मिले थे, अपनी कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर के पद को स्वीकार करने का आग्रह कर रहे थे। इसी वक्त मैं अपनी सहमति दे देता हूँ, कल से कार्यभार संभाल लूँगा। सोचा था बहुत काम कर चुका, अब बची ज़िंदगी परिवार के मध्य हंसी खुशी व्यतीत करूँगा। लेकिन बेकार इंसान कचरे के ढेर से भी गया गुजरा होता है। कचरे के ढेर से भी लोग उपयोगी वस्तुओं को ढूंढ ढूंढ कर उपयोग कर लेते हैं, किंतु बेकार आदमी को घर के कोने में डालकर सदैव प्रताड़ित करने में ही उनको आत्मिक संतोष मिलता है। आज तुम्हारी हालत मेरे कारण हुई है। मैं ही बाहर की दुनिया में व्यस्त रहा, तुम इनकी इच्छाओं आकांक्षाओं को पूरा करते करते अपना आत्मसम्मान खो बैठी। अब तुम्हें तुम्हारी कोखजाई संतानों को इतनी भी चिंता नहीं रही है कि तुम्हारी भी कोई इच्छा आकांक्षा अभिलाषा भी है। यहाँ तक कि तुम्हारी हार बीमारी परेशानी की भी चिंता नहीं रही है। उनको क्या दोष दूँ? सारी गलती मेरी है। जब मैंने ही तुम्हारी इच्छा अनिच्छा को जानने की कोशिश नहीं की, जब तुम्हें आराम की आवश्यकता थी, तब भी तुम अपने बूढ़े कंधों पर पूरी घर की जिम्मेदारी उठाए हो। पर मैं अब ऐसा नहीं होने दूँगा। कमला कुछ कहती इससे ही पहले कमलेश्वर ने टेलीफोन पर अपनी स्वीकृति रामेश्वर को दे दी और कहा वे इसी वक्त वीरपुर जाने के लिए तैयार हैं तथा आवश्यक सामान पैक करने लगे। इतनी हड़बड़ी ठीक नहीं है जी, कोई भी फैसला जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए। लोग क्या कहेंगे, बहू बेटे क्या सोचेंगे? तुम तो इतने स्वार्थी कभी न थे। कमला ने उनको आशा भरी आंखों से देखते हुए कहा। मित्रों की सहायता करो, सुख दुख में उनके काम आएंगे तो वे सदैव एहसानमंद रहेंगे, किंतु अपनों के लिए जी जान भी लगा दोगे तो सदैव यही सुनने को मिलेगा कि कौन सा एहसान किया, कर्तव्य ही तो निभा रहे थे। अरे हम अपना कर्तव्य पूरा कर रहे थे तो तुम भी तो अपना कर्तव्य पूरा करो। कमलेश्वर ने कमला की बात अनसुनी करते हुए कहा। बच्चों की भूलों पर ध्यान नहीं देते अनिल कि पापा, क्षमा करने से बड़प्पन में कमी नहीं आती। तुम्हें देवी बनना है तो बनो, मैं देवता नहीं बन सकता। अगर तुमको मेरा साथ देना है तो चलो, नहीं तो मैं अकेला ही चला जाऊंगा। इतना कहते ही हुए उन्होंने अपने कपड़े और सामान सारे पैक कर लिए। सचमुच आते ही अनिल बरस पड़ा था। मम्मा, देखकर चला करो, बच ही गया आज पुनीत, वरना क्या से क्या हो जाता। उसके पीछे अनुपमा पुनीत को गोद में लिए कुछ कहने को आकुल व्याकुल लग रही थी। कमलेश्वर दहाड़े,
बेटा, जैसे आज तुझे अपने बेटे का ख्याल है, वैसे ही कल से ज्वर से तप रही तेरी माँ ने तुझे सीने से लगाकर पाला और ख्याल रखा था, और वह आज तेरी नज़रों में बच्चों की सेवा करने, देखभाल करने लायक भी न रही। सच तो यही है कि हम दोनों ही व्यर्थ हो गए हैं तुम्हारे लिए। हम दोनों जा रहे हैं, यह घर तुम्हें मुबारक। जब तक हाथ पैरों में ताकत रहेगी काम करता रहूँगा, फिर वृद्धाश्रम में अपने लिए कमरा बुक करवा लूँगा, जिससे कम से कम तुम जैसे स्वार्थी इंसान का मुंह ना देखना पड़े, ना यह सुनना पड़े कि घर से निकालकर हमने तुम्हारे साथ अन्याय किया है। माता पिता सदा बच्चों को देते ही हैं, लेते नहीं। इसके एवज में वो बच्चों से मान सम्मान चाहते हैं। अगर वह भी ना मिले तो अलग रहना ही श्रेष्ठकर है। कमला की आंखों से गंगा जमुना बह रही थी, किंतु मुंह बंद था। लेकिन पापा, ऐसी बीमार हालत में माँ कहाँ जाएंगी? कल्पना विहीन स्थिति की भयंकरता को देखकर परेशान अनिल ने कहा, तुझे माँ की चिंता है या अपने बच्चे की देखभाल करने वाली एक आया की? पापा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्या हमसे कोई गलती हो गई? हम अपना कर्तव्य ठीक से निभा नहीं पाए? अनुपमा ने कहा। नहीं बेटा, कसूर तुम्हारा नहीं है। अपनी नौकरी, पद, रुतबा और प्रसिद्ध के जुनून में मैं ही भूल गया था कि तुम्हारी माँ का भी एक अस्तित्व है। हम सबने उसके मनोभाव को इतना रौंदा कि वह स्वयं के अस्तित्व को ही भूल गई। यूँ तो जानवर भी जी लेते हैं, पर जहाँ मान सम्मान न हो, जीवन तो जानवर से भी बदतर है। अब मैं तुम्हारी माँ को वह सब देना चाहता हूँ जिसकी वह हकदार है। तुम दोनों योग्य हो, समझदार हो। कब तक इन बुढ़े कंधों की बैसाखियों के सहारे जीवन को ढोओगे? अपनी स्वयं समस्याओं से स्वयं लड़ना सीखो। आग से खेलोगे तो हाथ जलेगा ही, हाथ जलेगा तो दर्द भी होगा, पर कम से कम फिर किसी और को दोष तो नहीं दोगे। तभी ड्राइवर ने आकर गाड़ी के आने की सूचना दी। कमलेश्वर बोले, चलो कमला। अनिल और अनुपमा की ओर मुखातिब होकर पुनः बोले, मैं तुम्हें बता दूं, मैं नाकारा नहीं हूँ। मैं अपना और अपनी पत्नी का बोझ स्वयं उठा सकता हूँ। मैं वीरपुर जा रहा हूँ। तुम सबके ही मोह में मैं इस ऑफ़र को 6 महीने से ठुकरा रहा था। सॉरी पापा, हमें क्षमा कर दीजिए। क्षमा उसे किया जाता है जिसे अपनी गलती का एहसास हो। पर पापा, तुम हमें नकार सकते हो, पर हम नहीं। जब भी तुम्हें हमारी आवश्यकता पड़े, आ जाना। मेरा द्वार तुम्हारे लिए सदा खुला रहेगा, कमलेश्वर ने कहा। दादी माँ, बाबा मत जाओ। दादी माँ मत जाओ, मैं कभी जिद नहीं करूँगा। पुनीत ने कमला का आंचल थाम लिया। बेबस हिरनी की तरह वे कभी कमलेश्वर को देखती तो कभी अपने बाल गोपाल को, पर इतना वे अवश्य समझ गई थी कि अब उन्हें रोक पाना संभव है। कमला ने धीरे से आंचल छुड़ाया, पुनीत के माथे पर एक चुंबन अंकित किया और आंखों में आए हुए आंसू को कैद करने का प्रयास करते हुए वे धीरे धीरे कमलेश्वर के चरण चिन्हों का अनुसरण करते हुए चल दी। मन का अंतर्द्वंद उन्हें चैन नहीं दे रहा था। बड़ों के एम का टकराव, उस बेचारी नन्ही जान का क्या दोष? हमें मासूम की मासूम भावनाओं से खेलने का क्या हक है? कमलेश्वर के फैसले के सम्मुख वह सदा की तरह आज भी विवश थी। धन्यवाद।